हेलो दोस्तों, आप देखेंगे कि अभी जो आपका ये ये आपका टेक्नोलॉजी जो हो रहा है, आप देखेंगे कि मस्क की जो कंपनी है, वो मस्क की कंपनी ने अभी $90 बिलियन का नुकसान झेला है। आप जानते हैं कि एलन मस्क देश के अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति कम से कम $400 बिलियन के पार थी। तो अभी उनकी कुल संपत्ति $320 बिलियन के आसपास है। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग $120 बिलियन के आसपास है। तो पिछले कुछ महीनों में एलन मस्क ने लगभग उतना ही पैसा गंवा दिया है या खो दिया है जितनी कुल संपत्ति आपकी मुकेश अंबानी की है, यानी कि $100 बिलियन के लगभग में उन्होंने अपना नेटवर्क गंवा दिया है। उनकी कुल संपत्ति अभी कुल $320 बिलियन है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि एलन मस्क की संपत्ति जो है लगातार उनमें गिरावट आ रही है। तो लोग कहते हैं कि उनकी जो कंपनी है टेस्ला, तो वो टेस्ला की कंपनी जो है उनके बहुत सारे कार को उनकी जो छटनी हुई है कर्मचारियों की, उन कर्मचारियों की छटनी होने के कारण उनमें जो गुस्सा भरा हुआ है, तो वो लोग जहाँ एलन मस्क की कार कंपनी की आपकी डीलरशिप है, वहाँ उनकी कारों को जलाया जा रहा है। और उनकी कारों को जलाए जाने के कारण उनके शेयरों में जो है गिरावट आई है। उनके शेयरों में गिरावट आने के कारण जो है एलन मस्क की जो कुल संपत्ति है कम हुई है। और तो और इसके अलावा उनकी कुल बिक्री भी यूरोप के देशों में कम हुई है। यूरोप के देशों में कुल संपत्ति की बिक्री कम हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूरोप के देश जो है ट्रम्प की नीतियों के कारण उनकी गाड़ियों को कम खरीद रहे हैं। ये तो कारण है ही कि वो ये कम खरीद रहे हैं, यूरोप पे कम खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक कारण और ये भी है कि जो चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी बीडीओ, वो कंपनी जो है वो भी इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। और जो आपकी एलन मस्क की कार है, वो भी एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाती है। जबकि उनके फीचर्स जो होते हैं चीन की कंपनी की इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स, उनकी कार के फीचर्स इसके मुकाबले के ही हैं, टेस्ला की कंपनी के मुकाबले या उससे कहीं बेहतर भी हैं। तो उनको इस बारे में एडवांटेज मिला है। साथ ही साथ चीनी कंपनी की एक बड़ी खासियत ये है कि वहाँ जो आप जानेंगे चीन में जो आपकी जो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ बनती है, ईवी बैटरियाँ बनती है, वो उनका अधिकतर बैटरियाँ वो चीन में बनती है। आप देखेंगे आज के दौर में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा योगदान है। वो दो चीज़ें होती है आपकी, तो एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक कारें होती है, और आपकी जो बैटरियां होती है जो सोलर से रिचार्ज होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो आपकी जो विंड से चलती है। तो आप देखेंगे कि इनमें जो चाइना जो है एडवांटेज धीरे धीरे करके लेते जा रहा है, एडवांटेज लेते जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप देखिए चाइना में जो विंड एनर्जी है, जो आपका सोलर एनर्जी है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मशीन है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका चलते हैं, चाहे वो कार हो या कोई भी गाड़ियाँ हो, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उनकी कीमतें काफ़ी कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ जो आपकी जो लिथियम बैटरी से बनने वाली आपकी ये होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। इसके अलावा वहाँ सोलर से भी ज़्यादा चीज़ें बन रही है। सभी जानते हैं कि भविष्य में जो आपकी एनर्जी के स्रोत हैं, चाहे वो आपका ये रहे पेट्रोल रहे, डीजल रहे या कोयला ही क्यों ना हो, भविष्य में धीरे धीरे करके कम होती ही जाएंगी। तो सभी लोगों का जो इस तरफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए जो एनर्जी बहुतायत में अवेलेबल है, चाहे वो आपकी सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर मशीन हो। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, वही देश आगे प्रगति करें जो इनमें आगे रहते हैं। और आप देखेंगे कि चाइना में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर है। वहाँ का चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप देखेंगे कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ की सड़कें, वहाँ के पुल और वहाँ की जो इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर हैं, और बहुत सारे आपके जो ये भी बने हैं जो वहाँ पर सड़कें बनी हुई है, वहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और वहाँ बुलेट ट्रेन तो वहाँ इस तरह चल रही है कि मान लीजिए कि आप आज यहाँ तो इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने की शुरुआत भी नहीं हुई है, जबकि चाइना में बुलेट ट्रेन जो है लगभग 40,000 किलोमीटर जो है उनको कवरेज कर लिया गया। हाई स्पीड ट्रेनें कहने का मतलब है कि जो ट्रेनें लगभग 350 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती हैं, तो 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं। यानी कि किसी को अगर किसी को 1200 किलोमीटर का दूरी तय करना है तो 3 घंटे में वो दूरी तय किया जा सकता है।
तो इन सब चीज़ों में चाइना ने महारत हासिल की है। इसके अलावा उसका जो अपना खुद का जो सिस्टम है जिसमें वो ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें दवाइयाँ और मोबाइल बनाते हैं, उसमें भी उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लिए कहा जाए तो उन चीज़ों में शामिल है आपका जो मेडिसिन होता है। हम लोग के देश यानी भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो है मंगाई जाती है आपकी चाइना से ही, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो आपका मोबाइल हो, सारी चीज़ें आती हैं आपकी चाइना से ही। आप देखेंगे कि जो कुल कारोबार हमारे देश में हो रहा है, हमारे देश में कुल सामान जो आती है चाइना से वो 124 बिलियन डॉलर की है। मतलब पिछले साल हम लोग के देश में 124 बिलियन डॉलर की सामान आई थी। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका में चाइना से लगभग 525 या 524 बिलियन डॉलर के सामान आए हैं। तो इन्हीं दो देशों को अगर कुल कैलकुलेट कर लिया जाए तो 700 साढ़े 700 बिलियन डॉलर के सामान लगभग चाइना भेज रहा है। तो कहा जाता है कि चाइना का अभी कुल जीडीपी चल रहा है 19 ट्रिलियन डॉलर और अमेरिका का कुछ जीडीपी अभी चल रहा है 21 ट्रिलियन डॉलर। यानी कुछ ही दिन में चाइना जो है अमेरिका को पीछे छोड़ देगा जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो चाइना का जो मेन नेचर है वो क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर की ओर भेजता है और कम से कम मतलब विदेशी सामान कम से कम यूज़ करता है और अपने देश का सामान ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। वहाँ पर जो खर्च होता है, जो आपका जो लेबर खर्च होता है वो बहुत कम पड़ता है, इसीलिए वहाँ की सामान काफ़ी सस्ती होती है, इसीलिए सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत होती है। आप अमेरिका को भी देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ जो महंगी होती है जो अमेरिका में बिकती है उसका सेम कॉपी आपका चाइना में बिक रहा होता है जो सस्ता होता है सेम टू सेम। लेकिन उसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो है अमेरिका चाइना से भी खरीदता है और जो दवाइयाँ चाइना से अमेरिका नहीं खरीद पाता वो दवाइयाँ इंडिया के रूट से आपको अमेरिका में जाती है और खपत होती है। तो इसी तरीके से चीज़ें चल रही है। कुछ दिन में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ दिन में जो चाइना है वर्ल्ड लीडर बन सकता है और भारत काफ़ी पीछे रह जाएगा इस दिशा में। तो ज़रूरत है कि भारत को भी अमेरिका के बराबर, भारत को भी अमेरिका और चाइना से टक्कर लेने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी, यहाँ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहिए या यहाँ का सबसे बड़ा बैड लक कहिए कि यहाँ पर जो आपके जो भी संसाधन है, मानव संसाधन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मानव संसाधन कहे तो यहाँ के ज़्यादातर युवा अभी बेरोजगार हैं, चाहे वो 70 करोड़ 80 करोड़ युवा हों जो बेरोजगार है, जिनको कोई काम नहीं मिलता है। तो उनको अगर कोई काम मिले, किसी स्किल में इनपुट किया जाए तो वो देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ा के धीरे धीरे करके चाइना के बराबर या अमेरिका के बराबर करने की क्षमता रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि आप देखिएगा अमेरिका का जो पॉपुलेशन है मात्र 33 करोड़ है और चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। चाइना तो अपनी मैन पावर का पूरा यूज़ करता है, मतलब कि चाइना 150 करोड़ मैन पावर को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाता है, इसीलिए उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन रही है। आप अमेरिका को देखेंगे कि मात्र उनकी जनसंख्या 33 करोड़ ही है, यानी भारत की जनसंख्या का लगभग 5वां भाग, फिर भी उनका जो जीडीपी है हमारे जीडीपी का 7 गुना है। आखिर ऐसा क्यों हो पाता है? क्या ये कारण है कि उनकी जो ज़्यादा कंट्री के क्षेत्रफल है वहाँ अनाज ज़्यादा होता है और अनाज वैज्ञानिक तरीके से होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है, तो ज़्यादा अनाज पैदा होता है, या फिर उनके जो तेल जो है तेल का उत्पादन है वहाँ तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस कारण भी ऐसा हो सकता है कि उनका जीडीपी ज़्यादा उनसे कमाई हो, या ऐसा हो सकता है कि वो लोग पूरे विश्व को जो है आर्म का सप्लाई करते हैं। आर्म मतलब कि हथियार का सप्लाई करते हैं, इसीलिए हथियार का सप्लाई करने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि उनकी जीडीपी आगे बढ़ी हो, पेट्रोल के कारण उनकी जीडीपी आगे बढ़ी हो, या बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बनती है, जैसे बहुत सारी मशीनरी होती है, न्यूक्लियर मशीनरी होती है, या और भी सारी मशीनरी होती है जो आर्मामेंट्स के अंतर्गत ही आती है। लेकिन इन सब बातों को अगर अलग हट के देखा जाए तो हमारे देश का जो अभी रफ्तार है, जो हमारे देश में डिक्लाइन आया है, मतलब कि हमारे देश के जीडीपी में जो डिक्लाइन आया है और हमारे देश के जो ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आया है, उस ग्रोथ रेट और आप जीडीपी के डिक्लाइन को अगर काउंट कर लीजिए और दूसरे देश के जीडीपी और ग्रोथ रेट को बढ़ते हुए देख लीजिए तो एक गैप दोनों के बीच में आता है। मतलब कि हम लोग का जीडीपी घट रहा है, उनका बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में चाहे चाइना अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है, माना जाना चाहिए
कि निकट भविष्य में 5 साल 3 साल 5 साल के अंतर्गत जो है चाइना और अमेरिका इंडिया से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अब सवाल है कि ये कितना समय होगा। आप देखिए कि एक समय में इंडिया में जो चाइना से सामान आ रही थी वो लगभग $80 बिलियन की सामान थी, लेकिन आज जो है चाइना से सामान आने का रफ्तार बढ़ते गया और वो जो सामान सस्ती सस्ती आ रही थी, तो यहाँ के कल कारखाने जो सामान बनाते हैं, सेम सामान जो चाइना में मिलते हैं और बनते हैं, तो वो उनका कॉस्ट हमारे देश में धीरे धीरे करके बढ़ते गया, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी बढ़ती गया। लेकिन वहाँ लेबर कॉस्ट कम होने के कारण, उत्पाद और मशीनरी का यूज़ करने के कारण, रोबोट्स यूज़ करने के कारण वहाँ जो है आपके सामान कम दाम में बनने लगे। तो हमारे देश में जितने भी सामान आने लगे, जैसे कि आपको कहीं इलेक्ट्रॉनिक के या मेडिसिन के जितने भी सामान आने लगे, सारे सामान आपके आने लगे चाइना से, और हमारे देश के कारखाने सब बंद होने लगे। तो इस तरह से अगर हमारे देश के कारखाने अगर बंद होने लगेंगे तो फिर आगे चल के क्या होगा। क्या धीरे धीरे करके आज एक कारखाना बंद हुआ, कल 2 कारखाना बंद हुआ, धीरे धीरे करके 10-20 कारखाने हमारे देश में बंद होने लगेंगे। और इस तरह अगर हमारे देश में कारखाने बंद होने लगेंगे तो स्वाभाविक बात है कि युवाओं को जॉब नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हुए रहेंगे, और उनका ना तो उनका विकास होगा ना देश का विकास होगा, क्योंकि उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, और वही देश के विकास में बहुत सारा अपना रोल निभाते हैं। तो क्या किया जाए, इसका उपाय क्या है, यही सोचे जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखिएगा कि क्या हमारे देश में जो कारखाने स्थापित करने के लिए आवश्यक जो सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाना चाहिए, या जो कारखाने स्थापित करने के लिए जो पूंजी दी जानी चाहिए वो ज़्यादा दी जानी चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आपके चिप हो। आखिर क्या बात है कि हमारे देश में मोबाइल नहीं बनती है, सालों से हमारे देश में मोबाइल नहीं बनती है, जो बेस होती है चिप इंडस्ट्री पर, और हमारे देश में चिप बनती ही नहीं है। तो सवाल है कि हमारे देश में अगर चिप नहीं बनती है तो मोबाइल कैसे बनेगा। और हमारे देश में जो भी मेडिसिन बन रही है उनका रॉ मटेरियल, यानी जो जिन सामानों से मेडिसिन बनता है वो सारे मटेरियल आते हैं आपके चाइना से। तो सवाल है कि जो हिमाचल प्रदेश या जो आसाम वगैरह में हमारे जो बनते हैं मेडिसिन बनते हैं वो, या महाराष्ट्र में जो हमारे मेडिसिन बनते हैं, वो सारे मेडिसिन के जो रॉ मटेरियल अगर चाइना से आते हैं तो हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जब सारा काम मोबाइल से ही होता है, और मोबाइल अगर डिपेंडेंट होंगे चाइना पे, तो हम लोग के देश ही डिपेंडेंट चाइना पे हो गया है। तो आखिर कैसे कहेंगे कि हमारा देश इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो तभी होगा जब हम अपने सारी चीज़ों का, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का बनाने का जो प्रतिबद्धता है हम अपने देश के लोगों के द्वारा ही करवाएंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो ताकि देश के लोगों को जॉब भी मिले, कल कारखाने भी खुले, और जो है हमारा देश का चाइना और अमेरिका से मुकाबला भी कर सके इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, इन द टर्म ऑफ आर्मामेंट्स, सारे चीज़ों में। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी, चाहे वो आपके चीज़ों को बढ़ावा दे। पहले आप देखिए कितने सारे कल कारखाने बने हुए थे जो हमारे देश में जो है आपका बनाते थे, जो हमारे देश में बहुत सारे आपके बनाते थे, मेडिसिन बनाते थे। 90 की बात है, 1992 की बात है। उस समय हमारे देश में लगभग 20 से 25% लगभग दवाइयाँ हमारे देश में ही बन रही थी। लेकिन जो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ जो रॉ मटेरियल हमारे देश में बनते थे, तो चाइना में जो है रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता मिलता था, जिसके कारण हमारे देश की फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। तो हमारे देश का जो मेडिसिन का है रॉ मटेरियल अधिकतर 90-95% आने लगा चाइना से। तो अब आखिरकार हमारा देश स्वावलंबी नहीं बन पाया है। आप देखिएगा मोबाइल भी जो हमारे देश में चल रही है वो एंड्रॉयड चल रही है या एप्पल चल रही है। तो एंड्रॉयड मोबाइल जो चल रही है वो भी आती है अमेरिका से, एप्पल मोबाइल है वो भी आती है अमेरिका से, और सस्ते मोबाइल होते हैं, वीवो होते हैं, ओप्पो होते हैं, और जो आपके दूसरे मोबाइल होते हैं वो आ रहे हैं चाइना से। तो आप देखिएगा आज ऐसा कौन सा काम मोबाइल से होता है जो आपका मोबाइल से नहीं होता। हर सारा काम आजकल ज़्यादातर लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल से। और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है अमेरिका में, और मोबाइल का जो आपका ये है हार्डवेयर, यानी कि मोबाइल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके चाइना में। तो आखिर हम लोग का देश आगे कैसे बढ़ पाएगा? क्या इन लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ चीज़ें, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑफकोर्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ रहने चाहिए जो हम लोग अपने देश में रहकर यूज़ कर सकें। तो आखिर क्या बात है कि हम लोग अपने देश में नहीं यूज़ कर पाते हैं ऐसी चीज़? आखिर क्यों हमारे देश का खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का व्हाट्सएप नहीं है? क्यों हमारे देश में इतने सारे इंटेलिजेंट लोग जो आईटी वगैरह से पढ़ते हैं, और इतने सारे जो इंटेलिजेंट लोग इतने सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्यों आखिर हमारे देश का खुद का नहीं बना पा रहे हैं?
तो ये देखने वाली बात है कि आखिर इन बातों को एड्रेस कौन करेगा। आखिर कौन है जो इन सब बातों का ध्यान रखेगा कि हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। जब हमारे देश में और सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें बन सकती हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में कुछ नहीं बन रहा, कुछ चीज़ें तो बन रही है हमारे देश में। तो वो सारी चीज़ें जब हमारे देश में बन सकती हैं, जब कपड़े हमारे देश में बन सकते हैं, जब कोई पैंट बन सकते हैं, जब आप देखिएगा शर्ट बन सकते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती है। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को ये करने के लिए स्वाभाविक सा बात है कि प्रयास करनी है। और ये प्रयास आखिर किस स्तर पर और कौन करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी कि ये प्रयास आखिर कौन करेगा। तो इंतज़ार तो उस बात का है जब छोटी छोटी बातों से निकल के कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया किया जाए हमारे देश के लिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और इन देशों की कतार में आगे आ सके। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा कब और कैसे हो पाता है। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि ये संयुक्त प्रयास से ही संभव है। आप देखेंगे जितने टेक्नोक्रेट हैं, चाहे आप देखिएगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, उनको इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है, और आगे होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।